हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज का ये क्लास में मैं सभी लोगों को वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए। और मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आज क्लास में मनी एंड बैंकिंग जो चैप्टर है, वो चैप्टर में से मैं मनी का पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। और कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं आज वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों के लिए देने जा रहा हूँ। तो रेडी हो जाइए आज का ये क्लास के लिए। सबसे पहले हम लोग मनी का मीनिंग को समझने के लिए ट्राई करेंगे कि एक्चुअली ये मनी क्या होता है। देखिए, यहाँ में मनी अक्सर हम लोग देखते रहते हैं कि अलग अलग डिनोमिनेशन के नोट्स एक्चुअली है क्या, ये एक्चुअली मनी है क्या। देखते हैं एक्चुअल मीनिंग क्या है मनी का। इसमें लिखा है, देखिए मनी क्या है ये। मनी इज डिफाइंड एज एनीथिंग। कुछ भी मनी हो सकता है, लेकिन क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होना पड़ेगा वो चीज़ का ऊपर में यहाँ लिखा हुआ है। देखते हैं, सबसे पहला क्या होना पड़ेगा, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना पड़ेगा, जिसके पास ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज का पावर है। और दूसरा क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू। अगर ये पावर है तो फिर उसके बाद मेजर ऑफ वैल्यू का पावर है, तो वो चीज़ का ऊपर में या तो वो चीज़ के पास, या तो स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ये अगर चार क्वालिटी अगर वो चीज़ के पास है, तब हम लोग उसको मनी के रूप में कंसिडर करते हैं। देखिए, यहाँ में सबसे पहले यहाँ में लिखा हुआ है भी, मनी इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट सर्व एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ये सबसे पहला है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना पड़ेगा, स्टोर ऑफ वैल्यू रहना पड़ेगा, मेजर ऑफ वैल्यू रहना पड़ेगा, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट रहना होगा वो चीज़ के पास। तब जाके वो क्या हो जाता है, एक से हम लोग मनी कंसिडर करते हैं। अगर हम लोग मनी का टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड और एक सिस्टम होता है, वो है बार्टर सिस्टम। क्योंकि अगर हम लोग करेंगे मनी के बारे में, अगर हम लोग करेंगे तो बार्टर सिस्टम के बारे में हम लोग को थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। अभी देखते हैं ये बार्टर सिस्टम है क्या। इसमें लिखा है, देखिए बार्टर सिस्टम ये क्या है, एक ओल्ड मेथड ऑफ एक्सचेंज सिस्टम है। ओल्ड मेथड ऑफ एक्सचेंज सिस्टम है, जहाँ में क्या होता है, goods and services are directly exchanged for other goods and services। दैट इज, goods के बदले में goods, तो सर्विसेज के बदले में सर्विसेज। यही सिस्टम को बोला जाता है क्या, ये बार्टर सिस्टम, जहाँ में कोई भी मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज नहीं होता है वो सिस्टम में। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं, देखिए जैसे कि यहाँ में लिखा है, ए फार्मर गिव्स 5 kg ऑफ राइस टू ए शू मेकर इन एक्सचेंज फॉर ए पेयर ऑफ शूज। मतलब शूज के बदले में राइस, या तो राइस के बदले में शूज। यही सिस्टम को बोला जाता है बार्टर सिस्टम। जैसे आप लोग यहाँ में डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे, यहाँ में एक्सचेंज हो रहा है, ये डायग्राम में इसी तरीके से एक्सचेंज होता है। यही सिस्टम को बोला जाता है बार्टर सिस्टम। के बाद हम लोग ट्राई करेंगे समझने के लिए फंक्शंस ऑफ मनी। जनरली मनी का दो ही टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन है ये प्राइमरी फंक्शन, और दूसरा फंक्शन होता है ये सेकेंडरी फंक्शन। अभी देखेंगे हम लोग कि प्राइमरी फंक्शन में क्या क्या होता है, मनी क्या काम करता है प्राइमरी फंक्शन में, और सेकेंडरी फंक्शन में मनी का क्या काम होता है। देखते हैं अभी प्राइमरी फंक्शन क्या है। इसमें लिखा है, देखिए प्राइमरी फंक्शन एक्चुअली आर द बेसिक एंड एसेंशियल रोल। जो बेसिक और एसेंशियल रोल जो मनी प्ले करता है, वही चीज को बोला जाता है ये प्राइमरी फंक्शन। क्योंकि जो बेसिक एंड एसेंशियल रोल मनी को क्या बना देता है, मेक मनी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इन द इकोनॉमी। कोई भी इकोनॉमी में यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाता है, कोई भी डिनाई नहीं कर सकता ये प्राइमरी फंक्शन में। अभी सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन क्या होता है मनी का, ये है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये पहला प्राइमरी फंक्शन है मनी का। अभी इसका मीनिंग देखते हैं कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। इसमें मीनिंग देखिए, एक्सचेंज ऑफ करेंसी नोट्स विद गुड्स एंड सर्विसेज। हम लोग करेंसी नोट्स को गुड्स एंड सर्विसेज से क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। एंड मनी इज यूज टू बाय सेल गुड्स और सर्विसेज। हम लोग मनी को खरीदने में भी यूज करते हैं और सेल करने में भी यूज करते हैं। यही फंक्शन को बोला जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी। जैसे यहाँ में एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए कि अगर हम लोग 100 रुपीज़ 5 kg राइस के लिए अगर पे करते हैं विदाउट बर्टरिंग, विदाउट एक्सचेंजिंग, यही चीज़ को बोला जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर इसका काम क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम क्या है, ये इट रिमूव्स द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस। जो एक्चुअली बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ
वंस होता है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस मतलब क्या है, कोइंसिडेंस दोनों साइड से होना पड़ेगा, जैसे सेलर और बायर का साइड से। इसका मतलब जो चीज मेरे पास है वो अदर पार्टी को चाहिए होगा, और जो चीज अदर पार्टी के पास है वो मुझे चाहिए होगा, तब जाके ही एक्सचेंज हो सकता है। अदरवाइज अगर जो चीज मेरे पास है, जो दूसरे पार्टी को अगर मेरे चीज लेना नहीं है, या तो अगर जो चीज दूसरे पार्टी के पास है और मुझे लेना नहीं है उससे, तो वो सिचुएशन में क्या हो जाता है, ये एक्सचेंज नहीं हो पाता है। तो इसलिए बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज होने के लिए डबल कोइंसिडेंस होना पड़ता है। लेकिन यही बार्टर सिस्टम में ये प्रॉब्लम होता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस। यही प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शंस ऑफ मनी। इसके बाद अभी हम लोग देखते हैं सेकेंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। वो क्या है, सेकेंड प्राइमरी फंक्शन क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू, या तो उसको क्या बोला जाता है, यूनिट ऑफ अकाउंट। अभी ये है क्या, अभी देखिए इसका मीनिंग देखिए क्या लिखा है, मनी प्रोवाइड्स ए कॉमन स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक कॉमन स्टैंडर्ड हमें प्रोवाइड कराता है मनी। कोई भी सामान क्यों ना हो, कोई भी गुड्स हो, कोई भी सर्विस हो, उसका वैल्यू को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, मनी में मेजर करते हैं। यही कॉमन वैल्यू हमें प्रोवाइड कराती है मनी। अभी एग्जाम्पल देखिए, ए बुक कॉस्ट ₹50 एंड ए पेन कॉस्ट ₹30। तो यहाँ में क्या है कि वी कैन कंपेयर वैल्यूज इजीली। हम लोग वैल्यू को बहुत इजी तरीके से कंपेयर कर सकते हैं अगर उसका वैल्यू मनी में दिया हुआ है तो। फिर अभी इसका पर्पस क्या है, ये क्या करता है, ये मेजर ऑफ वैल्यू सिंप्लीफाइज प्राइस सेटिंग एंड वैल्यू कंपैरिजन। प्राइस सेटिंग को सिंप्लीफाई करता है, और हम लोग कंपैरिजन एक गुड्स और दूसरा गुड्स से हम लोगों को कंपेयर करने में इजी हो जाता है। अभी देखते हैं मनी का सेकेंडरी फंक्शन क्या है। अभी सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है, दीज आर, ये सब क्या होता है, दीज आर द सपोर्टिव रोल्स ऑफ मनी दैट एनहांस इट्स यूजफुलनेस। ये वो फंक्शन है जो सपोर्टिव रोल प्ले करता है, और इसका जो रोल होता है या तो इसका यूजफुलनेस क्या हो जाता है, एनहांस करता है, इंक्रीज कराता है। यही होता है सेकेंडरी फंक्शन। अभी सेकेंडरी फंक्शन में दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहला सेकेंडरी फंक्शन क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू। इसका मीनिंग देखते हैं। अभी स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स क्या है, मनी हेल्प्स इन सेविंग एंड स्टोरिंग वेल्थ फॉर फ्यूचर। मनी हेल्प करता है हम लोग का जो प्रेजेंट जो वेल्थ है वो फ्यूचर के लिए हम लोग सेव करते हैं, और फ्यूचर में हम लोग से यूज कर सकते हैं। यही फंक्शन को बोला जाता है क्या, स्टोर ऑफ वैल्यू। वैल्यू को स्टोर करके रखता है मनी। फिर जैसे एग्जांपल में देखिए, यू कैन सेव ₹5000 टुडे एंड स्पेंड इट इन नेक्स्ट वीक, या तो नेक्स्ट मंथ या तो नेक्स्ट ईयर। अब इसको यूज कर सकते हैं आराम से। फिर इसके बाद अभी देखते हैं इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस है मेंटेन्स वैल्यू ओवर टाइम। ओवर टाइम ये वैल्यू मेंटेन करता है। दैट मीन्स आज जो मनी का वैल्यू है वो फ्यूचर में भी वही वैल्यू रहेगा, बट अनलेस इन्फ्लेशन इसका वैल्यू को रिड्यूस ना कर दे। अगर वैल्यू इन्फ्लेशन के द्वारा रिड्यूस नहीं होता है तो मनी का वैल्यू आज भी सेम रहेगा, कल भी रहेगा, और कुछ सालों तक सेम ही रहेगा, जब तक ये इन्फ्लेशन इसका वैल्यू को रिड्यूस नहीं करा देता है। तो सेकेंडरी फंक्शन का सेकंड फंक्शन देखते हैं, वो क्या है, ये स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट होता है। अभी स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मीनिंग क्या है देखते हैं कि मनी इज यूज फॉर पेमेंट्स टू बी मेड इन फ्यूचर लाइक लोन्स और क्रेडिट। जो पेमेंट हम लोग फ्यूचर में करते हैं, यही जो फंक्शन है सेकेंडरी फंक्शन है मनी का। अभी एग्जांपल देखिए, जैसे टेकिंग ए लोन टुडे एंड रिपेइंग विथ 5000 आफ्टर ए ईयर। जैसे कि आज लोन लिया हम लोगों ने, तो अभी हम लोग या तो 6 मंथ के बाद या तो 1 ईयर 2 ईयर्स के बाद जब हम लोग उसको पेमेंट करते हैं, यही चीज़ को बोला जाता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। जैसे इसका मेन काम क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मेन पर्पज क्या है, मेक्स बोरोइंग एंड लैंडिंग कन्वीनियंट एंड रिलायबल। जब हम लोग दूसरों से बोरो करते हैं, समझ में आ रहा है ना, या तो हम लोग लैंड करते हैं या तो बोरो करते हैं, तो इसको क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मनी इसको कन्वीनियंट और इजी करा देता है। अभी हम लोग देखेंगे फॉर्म्स ऑफ मनी। मनी का क्या क्या फॉर्म्स होता है वो सब देखते हैं। अभी अभी ओवर द टाइम क्या होता है, मनी इवॉल्व हुआ है, अलग अलग फॉर्म में इवॉल्व हुआ है मनी। जैसे फ्रॉम बॉर्डर सब्सिट्यूट्स टू मॉडर्न डिजिटल सिस्टम में इवॉल्व हुआ है मनी। अभी मेन मेन इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ मनी क्या क्या है वो सब अभी देखते हैं। सबसे पहला ग्रुप ऑफ फॉर्म क्या है, ये सबसे पहला है फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी। अभी देखते हैं ये फिएट मनी क्या है। फिएट मनी इसमें लिखा हुआ है, इट इज दैट मनी
which is accepted because the government declares it legal tender। ये फियर मनी वो मनी होता है जिसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं ये ऑर्डर के कारण, क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी ने इसको इशू किया है। यही रीजन के कारण हमें इसको एज ए मनी एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट इसे डिक्लेयर किया है कि ये एक लीगल टेंडर है। यही कारण से हम लोग इसको एज ए मनी इसको एक्सेप्ट करते हैं। फिर इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इट इंक्लूड्स ऑल नोट्स कॉइन्स व्हिच द पीपल इन द कंट्री आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इसमें क्या क्या होता है? जितने भी नोट्स है और जितने भी कॉइन्स है, सारे के सारे चीज़ें ये फिएट मनी का अंदर में इंक्लूड होता है, जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है, जिसको किसी एक कंट्री में लीगल टेंडर डिक्लेयर किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ये ग्रुप का नेक्स्ट फॉर्म को देखते हैं, क्या है ये? फिड्यूशियरी मनी। ये फिड्यूशियरी मनी है क्या, देखते हैं अभी। ये हमें फिड्यूशियरी मनी is that money which is accepted at a medium of exchange because of the trust between the payer and payee। ये वो मनी होता है जिसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं ये ट्रस्ट के कारण, क्योंकि दोनों पार्टी, जो पेयर है जो पेई है, जो रिसीव करते हैं पैसा को और जो पे करता है, ये दोनों के बीच में क्या रहता है? ये ट्रस्ट रहता है। ये ट्रस्ट के कारण ये क्या बन जाता है? मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है, इसलिए ये मनी बन जाता है। अभी देखते हैं वो सब क्या क्या है। जैसे कि क्या हो गया, ये पहला है चेक्स, जैसे डिमांड डिपॉजिट्स हो गया, प्रोमिसरी नोट्स, ये सबको फिड्यूशियरी मनी माना जाता है, क्योंकि ये लीगली बाउंड नहीं। अगर कोई बोलते हैं कि हम चेक पेमेंट नहीं लेंगे तो कोई इसको डिनाई कर सकते हैं, लेकिन जो कॉइन्स और पेपर नोट्स है ये इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि बाय लॉ हम लोग क्या है? बाउंड है उसको मनी के रूप में एक्सेप्ट करना। लेकिन ये जो फिड्यूशियरी मनी है, ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लोग इसको मनी के रूप में एक्सेप्ट करें या ना करें। अगर दोनों पार्टी के बीच में अगर ट्रस्ट है तब जाके ये मनी का काम कर सकता है, अदरवाइज अगर ट्रस्ट नहीं है तो ये मनी का फंक्शन ये प्ले नहीं कर सकता। सेकंड जो ग्रुप है फॉर्म्स ऑफ मनी का, उसको देखते हैं वो क्या है। एक है ये हमें देखिए फुल बॉडीड मनी, और दूसरा क्या है? ये क्रेडिट मनी। अभी देखते हैं कि फुल बॉडीड मनी क्या है और क्रेडिट मनी क्या है। सबसे पहले हम लोग लेंगे फुल बॉडीड मनी। देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। फुल बॉडीड मनी रेफर्स टू मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स। ये इन टर्म्स ऑफ कॉइन होता है whose commodity value is equal to the money value as when these are issued। इसका जो commodity दैट मीन्स जो चीज से ये बना है, समझ में आ रहा है ना? जो चीज से ये बना है और उसका जो मनी वैल्यू है, जो फेस वैल्यू है वो कॉइन का, तो ये दोनों बराबर होता है। यही चीज को बोला जाता है क्या? फुल बॉडीड मनी। अभी जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर वो कॉइन को अगर हम लोग मेल्ट करते हैं, इफ मेल्टेड द मेटल इन द कॉइन वुड स्टिल बी वर्थ रफली द सेम अमाउंट एज इट्स फेस वैल्यू। जैसे अगर हम लोग 1 रुपये का कॉइन को अगर हम लोग इसको मेल्ट करके जो भी सामान बनाएंगे उसका वैल्यू भी 1 रुपीज़ ही रहेगा, या तो नॉर्मली विदाउट मेल्टिंग, क्योंकि उसका फेस वैल्यू भी क्या है? 1 है। तो ये इसका कमोडिटी वैल्यू, एज ए कमोडिटी इसका वैल्यू जो है और उसका जो एज ए मनी जो वैल्यू है, ये बिल्कुल बराबर होता है। यही चीज़ को बोला जाता है फुल बॉडीड मनी। जैसे एग्जाम्पल यहाँ में और भी दिया है, देखिए ए गोल्ड कॉइन वर्थ ₹100 इन द मार्केट। गोल्ड कॉइन का वैल्यू कितना है मार्केट में? 100 रुपीज़ है। could also be sold as gold for 100। तो गोल्ड कॉइन का जो फेस वैल्यू है 100 है, एज ए गोल्ड भी हम लोग इसको 100 रुपया में ही सेल कर सकते हैं। इसलिए इसका कमोडिटी वैल्यू और इसका जो फेस वैल्यू है, कमोडिटी वैल्यू या तो मनी वैल्यू है, सेम रहता है। यही इसको बोला जाता है फुल बॉडीड मनी। क्रेडिट मनी क्या है? क्रेडिट मनी देखिए, क्रेडिट मनी रेफर्स टू दैट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू। ये क्रेडिट मनी क्या होता है? इसका मनी वैल्यू इसका कमोडिटी वैल्यू से ज़्यादा होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर हम लोग ये 500 डिनोमिनेशन का जो नोट है, इसको बनाने में तो कुछ ही रुपया चाहिए, लेकिन उसका वैल्यू कितना है? 500 है, लेकिन इसको बनाने में बहुत ही कम पैसा चाहिए होता है। तो इसलिए इसका जो क्या होता है, उसका मनी वैल्यू ज़्यादा होता है और एज ए कमोडिटी सामान के रूप में इसका वैल्यू कम होता है। यही चीज़ को बोला जाता है क्रेडिट मनी। अभी देखते हैं द फेस वैल्यू रिटर्न वैल्यू ऑफ क्रेडिट मनी इज ग्रेटर देन द मटेरियल इट इज मेड फ्रॉम। जो मटेरियल से ये बना है उसका पैसा बनने के बाद इसका जो वैल्यू है वो ज़्यादा होता है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए ए 500 नोट कॉस्ट ओनली ए फ्यू रुपीज़ टू प्रिंट। ओनली उस पैसा ही चाहिए इसको प्रिंट करने के लिए, बट इट इज एक्सेप्टेड एज वर्थ ₹500। सामान के रूप में सिर्फ 1-2 रुपया ही होता है, लेकिन मनी के रूप में इसका वैल्यू कितना होता है? 500 होता है। यही टाइप्स ऑफ मनी को क्या बोला जाता है? क्रेडिट मनी बोला जाता है। आई होप आप लोगों को ये क्रेडिट मनी एंड फुल बॉडीड मनी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। टाइम आया है कि हमें ये जो टॉपिक
आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया, ये टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूरा का पूरा आने का चांस है। फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगा जो उसका मीनिंग ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, उसका कंपोनेंट्स क्या क्या है, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, इसके बारे में मैं पूरी डिटेल वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए बना के मैं दे दूंगा। अभी हम लोग फोकस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है डिफाइन मनी, इसका आंसर तो आप लोग आराम से लिख पाओगे। फिर उसके बाद दिया है कि स्टेट द फंक्शन ऑफ मनी, एक्सप्लेन वन ऑफ देम, आराम से हो जाएगा ये आप लोगों के लिए, आप लोग आराम से कर पाएंगे। या तो और में दिया हुआ है, या तो ऐसा करके भी आ सकता है कि क्वेश्चन एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मनी, ऐसा करके भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर अभी नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, या तो ऐसा करके भी पूछा जा सकता है एक्सप्लेन द मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी, ऐसा करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी इसका आंसर आपको लिखना किस या में है, मनी सर्व एज मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, पीपल sell goods and services for money and use that money for buying goods and services they want, यही है इसका इंपॉर्टेंस मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शंस ऑफ मनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक्सप्लेन यूनिट ऑफ अकाउंट फंक्शन ऑफ मनी, या तो एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिट ऑफ, जैसे यूनिट ऑफ अकाउंट फंक्शन ऑफ मनी। अभी इसका आंसर को लिखना कैसे है, अभी आप लोग इधर देखिए, आंसर को यहाँ में दिया हुआ है लिखा के देखिए, इसमें यूनिट ऑफ अकाउंट, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, यूनिट ऑफ अकाउंट फंक्शन ऑफ मनी मीन्स दैट मनी कैन बी यूज फॉर setting prices and recording transactions. This removes the difficulty of keeping accounts and makes possible the existence of financial institution. इसी तरीके से आपको आंसर लिखना है ये क्वेश्चन के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, एक्सप्लेन द स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट फंक्शन ऑफ मनी, या तो एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड फंक्शन ऑफ मनी। अब इसको लिखने, इसका आंसर कैसे करके लिखोगे आप लोग, इधर देखिए, डेफर्ड पेमेंट्स आर पोस्टपोन पेमेंट टू बी मेड इन फ्यूचर, so such payments arise in account of borrowing and lending activities. It has removed the problem of absence of financial institution in the barter system. यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी क्या लिखा है, एक्सप्लेन स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी। अभी इसका आंसर को किसे लिखना है, देखिए, स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी मीन्स दैट मनी कैन बी यूज्ड एज एन एसेट फॉर स्टोरिंग वैल्यू, इट फर्दर मीन्स दैट द स्टोर्ड money can be used for transaction in future. This is because money comes in convenient denominations, easily mobile and can easily be used for transaction. इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिमांड डिपॉजिट सर्व एज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ मनी। जो डिमांड डिपॉजिट है, जो बैंक में हम लोग अपना पैसा डिपॉजिट करके रखते हैं, तो ये कैसे एक स्पेशल फॉर्म ऑफ मनी होता है, देखते हैं। Demand deposits in the bank refers to those deposits which are payable on demand. These are checkable deposits, that is, they can be withdrawn through checks. These deposits can be transferred to other for making payments from which goods and services have been purchased. Thus, check make this deposit as a medium of exchange, therefore make them serve as money. अभी इसको as a money इसको सर्व करता है, यही होता है डिमांड डिपॉजिट। ये क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज बार्टर सिस्टम एंड व्हाट आर इट्स ड्रॉबैक्स। बार्टर सिस्टम क्या है और इसका क्या क्या ड्रॉबैक्स है, इसका आंसर कैसे लिखना है आपको। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज ए सिस्टम इन व्हिच गुड्स एक्सचेंज फॉर गुड्स। इट्स ड्रॉबैक्स आर क्या क्या, इसका ड्रॉबैक्स क्या क्या है। सबसे पहला है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस, ये एक प्रॉब्लम होता है। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी होता है, डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ, उसके बाद एक्सचेंज ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, फिर उसके बाद लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ द पेमेंट। ये सारा का सारा प्रॉब्लम्स होता है ये कहाँ में, बार्टर सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ मनी, हाउ डज मनी ओवरकम द शॉर्टकमिंग ऑफ ए बार्टर सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। या तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस फेस्ड अंडर बार्टर सिस्टम, हाउ हैज मनी सॉल्व इट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग इसको ध्यान से देखना। इसका आंसर कैसा करके लिखना है हम लोग देख लीजिएगा, यहाँ में दिया है, देखिए कि मनी इज ए मेथड ऑफ द फॉलोइंग फोर ट्रांजेक्शन। जैसे कि क्या है, ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, ए मेजर होता है, और एक स्टैंडर्ड होता है, और एक स्टोर होता है। ये होता है
मनी का 4 फंक्शन एंड मनी हैज ओवरकम द शॉर्टकमिंग ऑफ ए बार्टर सिस्टम इन द फॉलोइंग मैनर। किस तरीके से सॉल्व करता है ये प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, जो शॉर्टकमिंग या तो उसके अलावा वो सारा जो शॉर्टकमिंग्स होता है ये बार्टर सिस्टम में मनी इसको कैसे सॉल्व करता है। देखते हैं अभी क्या है। विद मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इंडिविजुअल्स कैन एक्सचेंज देयर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी एंड देन यूज दिस मनी टू बाय अदर गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड conveniences। या तो a buyer can buy goods through money and seller can sell goods for money। तो इसी तरीके से जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन जो मनी का है, ये जो फंक्शन है बार्टर सिस्टम का जितने भी ड्रॉबैक्स है या तो जो डबल कोइंसिडेंस वंस, स्पेशली जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस का जो प्रॉब्लम होता है ये बार्टर सिस्टम में, ये प्रॉब्लम को इस तरीके से मनी पूरा का पूरा सॉल्व कर देता है। व्हाट इज ए लीगल टेंडर या तो व्हाट इज फिएट मनी, ये तो एक्सप्लेन कर ही दिया थोड़ी देर पहले, हम लोगों को तो इसका आंसर मालूम ही है। कैसा करके लिखना है, जैसे लीगल टेंडर क्या है, लीगली मनी इज एनीथिंग प्रोक्लेम्ड बाय लॉ एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये होता है फिर या तो पेपर नोट्स एंड कॉइन्स टुगेदर, ऑल करेंसी इज ए मनी एज ए मेथड ऑफ लॉ एंड नोबडी कैन रिफ्यूज इट एक्सेप्टेंस एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यही चीज को बोला जाता है लीगल टेंडर या तो फिएट मनी। फिएट मनी या तो लीगल टेंडर वो मनी होता है जो अथॉरिटी के द्वारा इशू किया जाता है, उसको लीगल टेंडर डिक्लेयर किया जाता है, इसलिए कोई भी ये लीगल टेंडर को डिनाई नहीं कर सकता। एवरीवन विल हैव टू बी एक्सेप्ट दैट वन, सभी को एक्सेप्ट करना होता है, कोई भी इसको डिनाई नहीं कर सकता। यही चीज़ को बोला जाता है लीगल टेंडर, ये तो फिएट मनी बोला जाता है। फिर उसके बाद बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन जैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस है, ऐसा रीजनिंग क्वेश्चंस है, मैं हम लोगों को अभी नहीं दे रहा हूँ, मैं बाद में दूंगा। मैं वो सब क्वेश्चंस में इतना ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि आप लोग देखिए, हम लोग सबसे पहले तो आप कॉन्सेप्ट में जाइए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ तो इस तरीके का जो शॉर्ट क्वेश्चन है, स्पेशली जो एमसीक्यूज है या तो जो रीजनिंग असम्पशन क्वेश्चन है या तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन को आप लोग बहुत ईजी तरीके से आराम से सॉल्व कर पाएंगे। आप लोग इसके लिए आप लोगों को टेंशन ही नहीं लेना है। तो इसलिए आप लोग पहले आप लोग कॉन्सेप्ट में ध्यान दीजिए। अगर वंस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वो सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कुछ भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। और आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बोलिए। अगर चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बहुत भूलिए, सब्सक्राइब करके जरूर जाइए और साथ साथ बेल आइकन को दबाइए और लाइक का बटन को तो दबाना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।